गरीब तिरंगा पकौड़े वाली। भारत के एक छोटे से शहर में उसी गली में एक टूटी फूटी सी छत के नीचे अपनी छोटी सी दुनिया चलाती थी रसना देवी। रसना देवी एक अकेली माँ थी। पति रामलाल का देहांत हुए अब 5 साल हो चुके थे। वो छोटी सी झोपड़ी में अपनी 8 साल की बेटी सानू के साथ रहती थी। सुबह से लेकर दोपहर तक वो पकौड़े तलती और फिर हाथ ठेले पर बैठकर नुक्कड़ पर बेचती। सानू जल्दी उठ बिटिया, स्कूल का टाइम हो रहा है। माँ ने आज आलू के साथ पनीर के पकौड़े बनाने का सोचा है, तुझे भी खाना है ना? माँ, मैं स्कूल में अपनी टीचर से कहूंगी कि आप कितने अच्छे पकौड़े बनाती हो, वो भी आएंगी एक दिन खाने। सानू की बातें सुनकर रसना मुस्कुराई, पर उस मुस्कान के पीछे कई अधूरे ख्वाब और बंद दरवाजे छिपे थे। आजादी के 75 साल पूरे होने वाले थे। हर गली में देशभक्ति के गीत बज रहे थे। हर घर पर तिरंगा लहराने की तैयारी थी, पर रसना की दुनिया में झंडे नहीं, सिर्फ खाली प्लेटें थी। अबे ओ रसना, सड़क पर ठेला मत लगाना आज से। नगर पालिका से आदेश आया है, स्वतंत्रता दिवस के पहले सब ठेले हटाओ, वरना जब्ती हो जाएगी। पर चौकीदार जी, मैं कहाँ जाऊँ? 2 वक्त की रोटी इसी से चलती है। एक कोना बता दीजिए जहाँ खड़ी रह सकूं। कानून सबके लिए बराबर है, तेरे लिए नहीं बदलेंगे। चल हट अब, वरना मैं खुद ठेला पलट दूंगा। रसना की आंखों में आंसू तो थे, पर समय नहीं था उन्हें बहाने का। ठेले से सामान समेटा और लौट पड़ी घर। दिन भर बैठकर सोचती रही कि अब क्या करे। अचानक उसके हाथ में 3 पुराने रंग के पाउच पड़े, केसरिया, सफेद और हरा। ये रंग थे जो पिछले साल की होली के बचे थे। एक विचार उसकी आंखों में चमक उठा, अगर यही रंग तिरंगे में ढल जाए तो क्या लोग रुकेंगे नहीं? उसने 3 तरह के पकौड़े बनाए, गाजर और अदरक से केसरिया, पनीर और आलू से सफेद और पालक से हरे। पकौड़ों की थाली जब सजी तो ऐसा लग रहा था जैसे तिरंगा थाल में समा गया हो। उसी पल जन्म हुआ तिरंगा पकौड़े वाली का। माँ, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, टीचर जरूर पसंद करेंगी। अगली सुबह वो एक नए ठेले के साथ, जिसे उसने खुद रंगीन कागजों से सजाया था, चौराहे पर जा पहुंची। अरे ये क्या है, पकौड़े भी तिरंगे में? हाँ बाबूजी, आजादी का स्वाद हर किसी को चखना चाहिए, गरीब हो या अमीर, स्वाद सबका हक है। सचिन ने झट फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। एक माँ का अनोखा देश प्रेम, तिरंगे पकौड़े। कुछ ही घंटों में पोस्ट वायरल हो गई। लोग आने लगे, कैमरे घूमने लगे, पर जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई भी होती है। अबे सब क्या तमाशा है? सड़क पर भीड़ लगा रखी है, ऊपर से मीडिया वाले भी। अरे भाई साहब, ये तो मिसाल है। आपने कभी देखा है किसी गरीब को ऐसे देशभक्ति निभाते? कानून मिसाल से नहीं चलता, नगर पालिका को शिकायत भेजूंगा। उसी दिन नगर पालिका की ओर से नोटिस आया, अवैध ठेला संचालन, 3 दिन में हटाइए अन्यथा जब्ती। रसना की मेहनत फिर संकट में थी, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। अगर ये आखिरी बार है तो मैं आखिरी बार कुछ बड़ा करूंगी। अगले दिन उसने पकौड़ों को फ्री में बांटना शुरू किया। साथ में हर थाली पर लिखा, देश मेरा भी है। बहन, तुम ये सब कैसे कर रही हो? अगर मेरा व्यापार जाएगा तो देश प्रेम नहीं, मैं भूखी रह लूंगी पर देश की सेवा करती रहूंगी। ये बात स्थानीय नेता आशा कुमारी तक पहुंची, जो कभी रसना की मदद करती थी। वो खुद वहां पहुंची। रसना, तूने तो कमाल कर दिया, ऐसे ही औरतें बदलाव लाती हैं। दीदी बस ठेला बच जाए, बच्ची का पेट नहीं देखता कोई नेता। आशा कुमारी ने तुरंत नगर पालिका को चिट्ठी भेजी और मीडिया में मुद्दा उठाया। 2 दिन बाद फैसला आया, रसना को नगर पालिका की ओर से एक स्थायी स्टॉल दिया जाएगा, तिरंगा पकौड़े के नाम से। माँ, अब क्या हम रोज स्कूल के बाद वहीं बैठेंगे? हाँ बेटा, अब कोई नहीं हटाएगा हमें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। रसना जी, ये खबर है कि कुछ संगठनों ने आपके तिरंगा पकौड़ों पर आपत्ति जताई है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। मैंने तो प्रेम से तिरंगा थाली में सजाया है, न कि उसका मजाक उड़ाया है। अब रसना के खिलाफ धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के नाम पर विरोध शुरू हो गया था। टीवी पर बहस, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और गली में नारे लगने लगे। राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बर्दाश्त नहीं है, ये स्टॉल बंद करो। चौराहे पर लोग जुट चुके थे। रसना देवी के पकौड़ों पर अब सिर्फ चटनी नहीं, विवाद की स्याही चढ़ चुकी थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस अब तक नहीं पहुंची थी। रसना जी, आप इस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालिए, किसी भी हाल में प्रतिक्रिया मत दीजिए। मैं मीडिया को साथ लाने की कोशिश करता हूँ। बाबूजी, मैंने तो बस अपना जीवन संवारने की कोशिश की थी। देश से प्रेम किया, उसका स्वाद फैलाया। क्या अब प्रेम भी अपराध हो गया? इसी बीच नगर पालिका की गाड़ी आई। उसमें से एक अधिकारी उतरे, उनके साथ हल्दीराम भी था।
जिसके चेहरे पर अब तृप्ति थी। उसे लगा अब तो रसना का खेल खत्म। रसना देवी, आपके खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है कि आपने तिरंगे के रंगों का उपयोग खाने की चीज में करके अपमान किया है। आपको तत्काल अपना स्टॉल समेटना होगा जब तक जांच पूरी ना हो। साहब, क्या प्रेम से पकाई गई चीज भी अपमान हो सकती है? क्या भूख से लड़ने का तरीका अब जुर्म है? भीड़ में दो तरह की आवाजें थीं, कुछ विरोध में, कुछ समर्थन में। तभी वहां एक औरत आगे आई जिसकी आंखें तेज थीं, चाल सीधी और आवाज में दम था। वही थी आशा कुमारी। आप लोग किस आधार पर इस महिला को अपमानित कर रहे हैं? क्या कभी किसी ने मिठाइयों में तिरंगे के रंग देखे हैं? क्या आजादी का जश्न रंगों के बिना होता है? फिर इस महिला का कसूर क्या है? पर आशा दीदी, राष्ट्र ध्वज का रंग खाने में। हल्दीराम, राष्ट्र ध्वज को चूना या मिट्टी से बने बोर्ड पर छापना तो रोज के अखबारों में भी होता है। क्या तब भी कोई बोलता है? ये महिला सम्मान के साथ अपने देश के रंग थाली में परोस रही है, न कि झंडे को तल रही है। आशा कुमारी ने वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दी। मीडिया के कैमरे घूम गए, सबकी नजरें अब रसना पर थी। मैं आज देश से एक सवाल पूछता हूँ, क्या देश प्रेम अब सिर्फ मंचों पर भाषणों और नारों तक सीमित रह गया है? क्या एक गरीब महिला की मेहनत से बनाया गया तिरंगा पकौड़ा हमें इतना चुप गया? अगले दिन हर न्यूज चैनल पर रसना देवी की कहानी थी। गरीब महिला या देशद्रोही? क्या तिरंगा पकौड़े में सच्चा देश प्रेम था? अब देश दो हिस्सों में बंट गया था, एक रसना के समर्थन में और दूसरा विरोध में। अब या तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी या अपनी सानू के लिए सिर ऊंचा करके जीऊंगी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट को 2 दिन का समय चाहिए इस पर विचार करने के लिए। तब तक स्टॉल बंद रहेगा, लेकिन महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन 2 दिनों में रसना को कई फोन आए, कुछ धमकियां, कुछ समर्थन, लेकिन वो चुप रही। वो जानती थी कि अब ये सिर्फ उसका संघर्ष नहीं, हर उस महिला का सवाल था जो चूल्हे से देश प्रेम रचती है। माँ, क्या अब हम कभी पकौड़े नहीं बेच पाएंगे? बेटा, जब सच्चाई के साथ कोई काम किया जाए तो देर भले हो, हार नहीं होती। 2 दिन बाद अदालत ने फैसला सुनाया। इस न्यायालय की दृष्टि में कोई भी रंग जब तक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, न अपमान है न अपराध। इस महिला ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि एक नए प्रकार के अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। अदालत आदेश देती है कि रसना देवी को उनके व्यवसाय में बाधा न दी जाए। फैसला आते ही हर तरफ तालियां गूंज उठी। कई एनजीओ सामने आए और रसना को आर्थिक सहायता की घोषणा की। नगरपालिका ने एक नए स्थान पर उसके लिए स्थायी स्टॉल आवंटित किया। माँ, अब क्या हम फिर से हर साल तिरंगा पकौड़ा बनाएंगे? हाँ बिटिया, अब ये परंपरा बनेगी। स्वाद में देश की मिट्टी और रंगों में आत्मा। इस देश में देशभक्ति सिर्फ तानों, टोपी और भाषणों में नहीं रहती। कभी कभी वो एक गरीब की थाली में भी खिल उठती है। और जब कोई माँ भूख और अपमान दोनों से लड़कर देश को थाली में परोसती है तो समझ लेना चाहिए असली आजादी क्या होती है। यही थी कहानी गरीब तिरंगा पकौड़े वाली। एक ऐसी औरत की जिसने स्वाद से संघर्ष रच डाला और थाली को झंडा बना दिया। मंजू और उसकी सास शकुंतला देवी के बीच अक्सर ही किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। इस बात से मयंक और उसके पापा किशनलाल भी बहुत परेशान रहते थे। और एक दिन तो उनकी बहस की हद ही हो गई। मंजू बहू, तुम्हें पता था ना मैं आलू गोभी की सब्जी में टमाटर पसंद नहीं करती हूँ, फिर तुमने सब्जी में टमाटर क्यों डाले? मुझे आलू गोभी में टमाटर पसंद है। अब ये तो है नहीं कि आपको जो चीज पसंद है वो मुझे भी पसंद हो। सब्जी मैं बना रही थी तो मैं अपनी पसंद के मसाले वगैरह ही डालूंगी ना। मतलब तुम मुझे कहना चाहती हो कि रसोई में सब्जी मैं खुद बना लिया करूं अगर मुझे पसंद की खानी हो तो? यही मतलब है ना तुम्हारा? शायद। तो हो गया फैसला, अब से मैं तुम्हारे हाथ का बना कुछ नहीं खाऊंगी, अपने लिए अलग रोटी सब्जी बनाया करूंगी। सुन लो जी, मुझे कोई जबरदस्ती ना करे कि मैं मंजू बहू के हाथ का कुछ खा लूं। मैं नहीं खाने वाली। इसी दिन के लिए बहू को ब्याह कर लाई थी कि आज ये सब सुनना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा क्या? आप भी तो मुझे सपोर्ट कर सकती थी ना कि हाँ बहू, तुम टमाटर वाली आलू गोभी खाती हो तो मैं भी खा लूंगी। मैं ही क्यों झुकूं? आप भी झुका करो ना, हमेशा मेरी गलती सुनाते रहते हो। बना लो खुद से बनाना है तो। मंजू और शकुंतला देवी अपने कमरे में चली गई। पापा, मैं तो इन दोनों की लड़ाई से तंग आ गया हूं। जरा से आलू गोभी में टमाटर के डालने और न डालने पर लड़ाई। पापा, ये सब क्या है? सही कह रहे हो बेटा, अब तो इन दोनों सास बहू की बहस बहुत ज्यादा ही गंभीर होती जा रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। अगले 1-2 दिन तक मंजू और शकुंतला ने आपस में बात नहीं की।
नमस्ते किशन लाल जी। नमस्ते मदन भाई साहब, आज आप सब एक साथ कैसे? वो ऐसा है, आप तो जानते ही हो, हर साल हमारी सोसाइटी में 26 जनवरी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर बार कोई ना कोई प्रतियोगिता भी रखी जाती है। इस बार की प्रतियोगिता कुछ हटकर है। वो क्या है ना किशन लाल जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे घरों में एक स्त्री एक गृहिणी की बहुत विशेषता है। बिना स्त्री के घर घर नहीं है। एक कुशल गृहिणी पूरे घर को संभालती है। इसलिए हमारी सोसाइटी के मेंबर्स ने इसी बात पर नजर रखते हुए इस बार की प्रतियोगिता हमारे घर की महिलाओं के लिए रखी है। इस प्रतियोगिता में हम देखेंगे कि किस तरह से 26 जनवरी पर सास बहू एकजुट होकर अपने घर में 26 जनवरी के रंग बिखेरती हैं। इस प्रतियोगिता का नाम है सास बहू की घर में गणतंत्र दिवस की सजावट। इस प्रतियोगिता में देखेंगे कि सास बहू की जोड़ी मिलकर क्या क्या कमाल कर सकती है। शकुंतला जी, आप भी अपनी बहू मंजू के साथ मिलकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरा पुरस्कार है माइक्रोवेव, तीसरा पुरस्कार है इंडक्शन चूल्हा। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा पुरस्कार जीतना है। 2 दिन बाद 26 जनवरी है, आप लोगों को तैयारी भी करनी होगी। अच्छा, हम चलते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मंजू और शकुंतला एक दूसरे को देख रही थी। मयंक बेटा, शकुंतला और बहू के बीच तो लड़ाई है, फिर ये दोनों इस प्रतियोगिता में भला भाग क्या ही लेंगी? हाँ पापा, ये दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही। क्या ही फायदा फिर इस प्रतियोगिता के बारे में बात करने का। तभी मंजू तपाक से बोली, माँ जी, फर्स्ट प्राइज तो हम ही जीतेंगे। मैं कब से फुली ऑटोमेटिक मशीन लेने के बारे में सोच रही थी। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बहू। हम दोनों सास बहू की जोड़ी मिलकर धमाल मचा देंगे और प्रतियोगिता की फुली ऑटोमेटिक मशीन हमारे घर में होगी। पर उसके लिए तुम्हें और मुझे अपने घर में देशभक्ति और प्यार के रंग बिखेरने होंगे बहू। माँ जी, आप चिंता मत करो, हम बहुत ही बढ़िया प्लान करेंगे। बस हमें एक साथ मिलकर सब कुछ करना है। हमारा सास बहू का प्यार अब पूरी सोसाइटी देखेगी जब हम दोनों मिलकर अपने घर में 26 जनवरी की सजावट करेंगे। मंजू और शकुंतला, जो आज सुबह तक एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही थी, अब दोनों प्रतियोगिता का नाम सुनकर फिर से एक हो गई। ये देखकर मयंक और किशन लाल दोनों चौंक गए, पर कहीं ना कहीं दोनों को खुशी थी। वो ये साफ देख रहे थे कि सचमुच त्योहार आपसी मतभेद मिटा देते हैं। 26 जनवरी की प्रतियोगिता का नाम सुनकर मंजू और शकुंतला देवी के बीच की सारी कड़वाहट दूर हो चुकी थी। दोनों सास बहू उस दिन की तैयारी के बारे में सोचने लगी। मंजू बहू, तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। हम गणतंत्र दिवस पर घर को कैसे सजाएं? सोच तो रही हो, पर क्या आप मेरा आइडिया मानोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आजकल की बहू हो, इसलिए तुम्हारी सोच नहीं होगी। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा तुम कहोगी हम वैसे ही करेंगे। थैंक यू माँ जी, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आ रहा है। घर तो सब सजाएंगे, पर रसोई को शायद ही कोई सजाए। किसी के दिमाग में आइडिया आएगा ही नहीं। माँ जी, मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर देखा था, जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आता है, जैसे कि अभी मैंने 15 अगस्त पर देखा था, कुछ फोटोज में तिरंगे के रंग के खाने पीने की चीजें बनी हुई थी। क्यों ना हम अपनी रसोई को तिरंगा रसोई बनाए? सास बहू की तिरंगा रसोई। हम अपनी पूरी रसोई को तिरंगे के रंग से सजाएंगे और कुछ स्पेशल खाना और मिठाई भी तिरंगे के रंग की होगी। इससे लोगों को यह संदेश मिलेगा कि देशभक्ति हमारे दिलों में बसती है। बहुत अच्छा आइडिया है बहू। हम 26 जनवरी पर अपनी रसोई को तिरंगे के रंगों से भर देंगे। खूब मेहनत और लगन से मिलकर ये काम करेंगे। मंजू और उसके साथ शकुंतला देवी ने अपनी रसोई को तिरंगे के रंग से भरने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मयंक और उसके पापा की हेल्प से पूरे घर को सजाया। रसोई में उन्होंने हरा, केसरिया और सफेद रंग इस्तेमाल किया। झंडों से सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए। साड़ी और चुनरी से उन्होंने सुंदर सुंदर पर्दे लगाए। गुब्बारे भी तिरंगे रंग के थे। उन्होंने खुद भी तिरंगे रंग के वस्त्र और आभूषण पहने। मयंक और उसके पापा ने भी व्हाइट कुर्ता पजामा पहना। अब बारी थी तिरंगे की रसोई में खाना बनाने की। मंजू और उसकी सास ने मिलकर तिरंगे के रंग का भोजन भी तैयार किया। साथ में मिष्ठान भी तैयार किए, जैसे कि तिरंगा पुलाव, तिरंगा सब्जी, तिरंगा पराठा, तिरंगा बर्फी, तिरंगा लड्डू, तिरंगा केक, तिरंगा सैंडविच, तिरंगे के रंग का ढोकला, तिरंगे के रंग की सलाद और भी तरह तरह के तिरंगे के रंग के स्वादिष्ट और दिखने में बहुत ही आकर्षित तिरंगा व्यंजन तैयार किए। मंजू और उसकी सास शकुंतला देवी की मेहनत और कुशलता ने उन्हें फर्स्ट प्राइज दिलवाया। सबने उनकी तिरंगा रसोई की बहुत तारीफ की। उन्होंने रसोई में इतना सुंदर सब कुछ डिजाइन किया था। देशभक्ति का रंग
उस दिन रसोई में और रसोई के व्यंजनों में साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। आज मैंने जो भी देश के प्रति सच्ची भावना के साथ करके दिखाए हैं, इसमें माँ जी का पूरा सपोर्ट है। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं भी अपनी बहू के बिना ये सब करने में सक्षम नहीं थी। मंजू मेरी बहू है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुमने भी कोशिश की बहू, इसलिए आज हम जीत पाए। इसे कहते हैं सास बहू का सच्चा प्यार। ये लीजिए आपका इनाम, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जब आप जैसी गृहिणियां घर में हो तो घर स्वर्ग जैसा होता है। हमारे देश को नारी शक्ति पर गर्व है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उसके बाद राष्ट्रीय गान स्टार्ट होता है। पूरी सोसाइटी में राष्ट्रीय गान की गूंज थी। सबके चेहरे पर बहुत खुशी थी और ये खुशी मयंक और उसके पापा के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस बार की 26 जनवरी पर मंजू और उसकी सास के बीच का आपसी मतभेद हमेशा के लिए खत्म हो गया और रिश्ते में मजबूती और प्यार आ गया।